यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2026 के इस सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत भारतीय इतिहास की तीसरी क्लास है, जहां पर हम लोग वैदिक काल को समझेंगे। एक बात बेटा ध्यान रखना, यूपीडब्ल्यूएससी पेट का एग्जाम्स अक्टूबर में लगा हुआ है। अब आपको तैयारी अच्छे से शुरू कर देना चाहिए। जो लोग बेटा प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग बेटा प्रैक्टिस सेशन से जुड़ना चाहिए, जो लोग डिटेल पढ़ रहे हैं वो डिटेल से जुड़ना चाहिए। मैंने एक सेशन बनाया हुआ है जो 60 दिन के चैलेंज की चर्चा कर रहा है, और ये 60 दिन का चैलेंज अगर आप ले लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर में आप जाके शामिल हो जाएंगे। सेशन के बाद इसको देख लेना, साथ ही साथ मैं इसके बारे में आपको बीच बीच में भी बताता रहूँगा। अब बेटा इसमें करेंगे क्या, आपको डे 1 पे टारगेट मिलेगा, ये टारगेट्स हैं। इन टारगेट्स को अगर आप करना चाहें तो कंप्लीटली फ्री रहेगा। ये टारगेट्स के आपके कोई पैसे नहीं देने, कंप्लीटली फ्री हैं। टारगेट्स बेटा ज्वाइन करो। टारगेट्स में मिलेंगे आज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो भी टॉपिक पढ़ने हैं उनकी डिटेलिंग करनी है। डिटेलिंग के बाद बेटा उनके एमसीक्यूज करने हैं। डिटेल और एमसीक्यूज जब हो जाए तब बेटा उसको एरर सोल्यूशन मेथड पे रखना है। अगर आप ये सब चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं कि सर केवल टारगेट ना मिले बाकी चीज़ें भी मिल जाए, तो बेटा देखो जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है नवद्वार बैच, क्योंकि नवद्वार बैच में बेटा हम लोग डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। यहाँ आपको डिटेल क्लास मिलेगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, साथ ही साथ डिटेल क्लास में ही आप लोगों को एरर सोल्यूशन मेथड भी देखने को मिलेगा। पर बेटा देखो 2 महीने का समय बचा है, 2 महीने में या तो कंप्लीटली डिटेल कवर कर पाओगे या कंप्लीटली एमसीक्यूज कवर कर पाओगे, तो इसमें मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। वहीं जो कैंडिडेट्स रिपीटर्स हैं जिनके पहले के नोट्स बने हुए हैं वो लोग बेटा ज्वाइन कर लीजिएगा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में बेटा डेली एमसीक्यूज रहेंगे। डेली एमसीक्यूज बेटा आप लोगों को एज टेस्ट फॉर्मेट मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी होती, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही मिलेगी। ये प्रैक्टिस बैच रहेगा और सभी बैच बेटा मंडे दिन सोमवार से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो बेटा जुड़ जाओ, थोड़ा भी लेट मत करो, क्योंकि हर एक लेट आपके मार्क्स ही कम कर रहा है। अब प्रश्न की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। किसके द्वारा बेटा, दयाराम साहनी जी द्वारा। कब, सन 1921 में हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ए सही हो गया। कुछ क्वेश्चन बेटा यहाँ पे अभी स्टार्ट होंगे सिंधु घाटी सभ्यता से, फिर मेन फोकस रहेगा वैदिक काल में। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में किस देश में स्थित है। मोहनजोदड़ो भारत में स्थित है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, या इनमें से कहीं, जल्दी से बेटा बताओ। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, अर्थात सेकंड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। पाकिस्तान में भी कहाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ये भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा किस नदी के तट पे है। हड़प्पा सिंधु घाटी नदी के तट पे, रावी की भोगला पे, घग्गर पे, या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बहुत सारे लोग गलत करते हैं, सबको ये लगता है सिंधु नदी के तट पे लगाएं, जबकि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे स्थित है, अर्थात थर्ड का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग वाला एकमात्र हड़प्पा नगर कौन है। हड़प्पा में हर एक नगर के साथ दुर्ग भी बनाए जाते थे। उसमें दुर्ग मतलब चारों तरफ किलाबंदी होती थी, लेकिन एक ऐसा नगर भी है जहां दुर्ग नहीं देखने को मिलते, वह कालीबंगा है, चंदुहाड़ो है, मोहनजोदड़ो, लोथल, या इनमें से कोई नहीं। तो वह बेटा चंदुहाड़ो है। चौथे का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर हमारा बेटा बी बिल्कुल सही हो जाता। चंदुहाड़ो एक औद्योगिक नगर था जहां पे दुर्ग देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। विशाल स्नानागार हड़प्पा से प्राप्त हुआ, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से, या इनमें से कहीं नहीं। जो ग्रेट बात है, ये हरियाणा के राखीगढ़ी में स्थित मिलता है बेटा। सॉरी, विशाल स्नानगर का काम था, विशाल स्नानगर बेटा मोहनजोदड़ो से देखने को मिला, अर्थात पांचवे का ऑप्शन नंबर क्या रहा, सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर क्या है। सबसे बड़ा हड़प्पा नगर की चर्चा करें तो हरियाणा का राखीगढ़ी। कहाँ है बेटा, हरियाणा के राखीगढ़ी में भारत का सबसे बड़ा ज्ञात विशाल हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा नगर है हरियाणा के राखीगढ़ी, अर्थात सिक्स का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, जिसको बेटा वर्तमान समय में बंदरगाह भी बोलते हैं। अगर प्रश्न बंदरगाह का भी पूछेगा तो भी यही लगाएंगे। कहाँ पे बेटा, सुक्ताडोर में, शूरकोटदा में, लोथल में, बालाकोट में, या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा शूरकोटदा कहाँ पे बेटा, गुजरात के लोथल में देखने को मिलता है। सही से बेटा प्रश्न लगाओगे होगा यही, गुजरात के लोथल। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या देखने को मिला, यहाँ पे सबसे बड़ा गोदीवाड़ा या बंदरगाह देखने को मिला, सातवें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित थे।
तांबे से, कांसे से, सोना से, लोहा से, इनमें से कोई नहीं। लोहा जो है ये उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है और हड़प्पा निवासी इस धातु से अपरिचित थे, अर्थात 8वें का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिले, जल्दी से बताओ। जूते हुए खोज बनावली से, कालीबंगा से, रोपड़ से, रंगपुर से, इनमें से कोई नहीं। जो बेटा प्लॉट क्षेत्र है ये कहाँ से देखने को मिले, ये बेटा जूते हुए खेत हम लोगों को राजस्थान के कालीबंगा से देखने को मिले। 9th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं ऋग्वेद से, क्योंकि बेटा कई प्रश्न मिशअप हो गए। ऋग्वेद की चर्चा करें। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, जल्दी से बताओ। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? विच रिवर इज कंसिडर्ड द मोस्ट सैक्रेड इन द ऋग्वेद? ऋग्वेद में बेटा सिंधु नदी सबसे पवित्र थी, सरस्वती, गंगा, यमुना या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में भी सबसे ज़्यादा पवित्र किसी नदी को मानो तो वो सरस्वती नदी है, जो विलुप्त हो गई है, अंतर्ध्यान हो गई, अर्थात 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया और इसे को नदीतमा कहा गया। नदीतमा का अर्थ क्या हुआ? नदियों में उत्तम, नदियों में श्रेष्ठ नदी जो है वो नदीतमा है, और नदीतमा किसके लिए प्रयुक्त था? सरस्वती नदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है? दो बेटा बताओ, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे है? क्या गायत्री मंत्र का उल्लेख द्वितीय मंडल में है, तृतीय मंडल में, 7वें मंडल में, 10वें मंडल में, या इनमें से कहीं नहीं? गायत्री मंत्र का उल्लेख तो बेटा याद रखो, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, और जिसमें बेटा सविता या शूर को समर्पित है। गायत्री मंत्र समर्पित किसको? शूर को, और शूर को ही बेटा सविता नाम से भी जाना जाता है। कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा सविता को समर्पित मंत्र कौन सा है, तो बेटा लगा देना कि सविता को समर्पित मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र। इसका उल्लेख तीसरे मंडल में है, तीसरे मंडल, अर्थात 17 का ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। इसकी रचना किसने की? रचना बेटा विश्वामित्र ने की है, जिसमें सविता या सूर को समर्पित मंत्र है, तीसरे मंत्र की। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, घोड़े की अस्थियां किस स्थल से मिली? जल्दी से बेटा बताओ। हॉर्स बोन्स हमें कहाँ से देखने को मिली? सूरकोटदा से, लोथल से, चंदवाड़ों से, या हड़प्पा से, इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा घोड़े की हड्डियां जो है ये बेटा गुजरात में, वर्तमान समय के गुजरात के सूरकोटदा क्षेत्र में देखने को मिलती। उस समय बेटा उसको सूरकोटदा नाम से, 18 का ऑप्शन नंबर है। वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? ये सत्यमेव जयते। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते उक्ति किस उपनिषद से ली गई है? फ्रॉम विच उपनिषद इज द फ्रेज सत्यमेव जयते टेकन? सत्यमेव जयते कंठोपनिषद से ली गई, मुंडकोपनिषद से ली गई, छंदोपनिषद से ली गई, बृहदारण्य से ली गई, या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा सत्यमेव जयते है या मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और यही भारत का आदर्श वाक्य या राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की दर्जा भी इसको मिलता है। सत्यमेव जयते लिया कहाँ से गया? ये लिया गया बेटा मुंडकोपनिषद से, अर्थात 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, बी ना कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मुख्य पूज्य देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति, वरुण, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता के मुख्य पूज्य देवता पशुपति महादेव हैं, अर्थात 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। कौन है? पशुपति महादेव। पॉइंट्स बेटा आप हमेशा याद रखना, पशुपति महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में पारुषणी किस आधुनिक नदी का नाम है? पारुषणी नदी झेलम को कहा जाता, रावी को कहा जाता, चिनाव को, व्यास को, या इनमें से किसी को नहीं? जल्दी से बताता हूँ, पारुषणी शब्द का प्रयोग किस नदी के लिए किया गया है? तो प्राचीन रावी नदी को पारुषणी नदी कहा जाता था, अर्थात 21 का ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही रहा। ऋग्वेद में पारुषणी नदी को वर्तमान समय में रावी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो काल में, कालीबंगा लोथल में, हड़प्पा से, शूरकुटदा से, या इनमें से कहीं नहीं? जल्दी से बताता हूँ, अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य हम लोग को कालीबंगा लोथल से देखने को मिलते हैं। 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जो बेटा ऋग्वेद है इसको सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, अर्थात 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। ऋग्वेद मानव जाति का सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपड़, इसको छोड़ते वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर या भेंट क्या कहलाता था? राजा को प्रजा अपनी स्वेच्छा से कुछ कर देती थी, धन देती थी, उसको बलि बोलते थे, भाग बोलते थे, शुल्क बोलते थे, कर बोलते थे या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ। वैदिक काल में राजा को प्रजा अपनी स्वेच्छा से कुछ धन देती थी जिसको बलि कहते थे। किस नाम से जाना जाता था बेटा? बलि। बाद में यही चीज बेटा मैंडेटरी हो गई और अब इसको टैक्स बोलते हैं, और सरकार तो इतना टैक्स लेने लगी है कि वो बलि जैसा बचा भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहा हमारा? ऑप्शन नंबर 25 का ए बिल्कुल सही हो गया, बलि स्वेच्छा से दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उससे पहले फिर से आपको एक छोटा सा याद दिला देते हैं। सेशन एंड होने के बाद ये जो 16 डेज चैलेंज शुरू होने वाला है, इस वीडियो को एक बार बेटा देख लेना, ताकि आपको ये समझ आ सके कि 99 प्लस परसेंटाइल में अगर आना है आपको तो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। आपकी इच्छा करें तो खुद से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं हम आपकी उसमें मदद करें तो दो तरह के बैच हैं, एक फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए, फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए, एक बेटा रिपीटर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो अपने अनुसार बेटा ज्वाइन कर लेना, पर सेशन को देख लेना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु लिपि कुल कितने मूल चिन्ह थे? सिंधु लिपि में बेटा 50 से 100 मूल चिन्ह थे, 250 से 400, 650 से 800, 1000 से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। जो बेटा सिंधु लिपि है इसमें मूल रूप से 250 से 400 चित्रात्मक मूल प्रतीक प्रयोग किए गए। कितने? 250 से लेके 400 मूल चिन्हों का प्रयोग किया गया जो चित्रात्मक थे, अर्थात 26 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? संगीत का जनक बेटा ऋग्वेद को माना जाता है, सामवेद को माना जाता है, यजुर्वेद को माना जाता है, अथर्ववेद को या इनमें से कोई नहीं। बेटा संगीत का जनक है ये बेटा ज़्यादातर रचनाएं सामवेद में जो संगीतमय है, इसी वजह से सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, सामवेद। और सामवेद को क्या मानते हैं? सामवेद को बेटा संगीत का जनक माना जाता है। ये पॉइंट्स याद रखना है कि संगीत का जनक। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है, दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति कहाँ पे से मिलती है? दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति बेटा हड़प्पा सभ्यता में मिलती, लोथल में मिलती, मोहनजोदड़ो में, बनावली में या इनमें से कोई नहीं। जो दाढ़ी वाले पुरोहित हैं इसकी मूर्ति हम लोगों को मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले? उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य हस्तिनापुर से मिले, अंतरजी खेड़ा से मिले, आलमगीरपुर से मिले, कौशाम्बी या इनमें से कोई नहीं। वेयर वर द अर्लीस्ट आयरन आर्टिफैक्ट फाउंड इन यूपी फॉर द लेटर वैदिक पीरियड? लेटर वैदिक पीरियड में बेटा ये हम लोगों को प्राप्त होते हैं अंतरजरंजी खेड़ा से, वर्तमान समय में एटा जिले से मिल पड़ता है। ये एटा जिले के अंतरजंजी खेड़ा में लगभग 1000 ईसा पूर्व के लोहे के अवशेष मिले हैं, अर्थात 29 का ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा दो, बाकी डिटेल याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, नाप तौल की मानक इकाई का मुख्य अनुपात क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी रेशियो ऑफ हड़प्पा वेटेज? हड़प्पा काल में 2 के गुणांक थे, 8 के गुणांक थे, 16 के, 32 के या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो अब आपको पता ही होगा कि हड़प्पा काल में 16 के गुणज के आधार पर माप का प्रयोग किया जाता था, अर्थात 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राग युद्ध 10 किंग्स वार जो है ये वितस्ता नदी के तट पर लड़ा गया, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया, अस्किनी नदी के तट पर लड़ा गया, विपासा नदी के तट पे या इनमें से कहीं नहीं। जो बड़ा 10 राग युद्ध है ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया और ये था राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य। किसके बेटा? राजा सुदास, और राजा सुदास के साथ ही 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय होती है। रावी नदी को उस समय बेटा हम लोग परुष्णी नदी के नाम से जानते थे, अर्थात आपको जवाब क्या रहेगा? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। यहाँ रावी लिखा होता तो हम लोग बेटा रावी नदी लगाते, जैसा जवाब वैसा उत्तर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
वैदिक समाज में गविष्टि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? गविष्टि शब्द का प्रयोग गाय की खोज करने वालों के लिए होता था, कृषि कार्य के लिए होता था, धार्मिक कार्यों के लिए होता था, व्यापार के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा गाय ऋग्वैदिक काल में गाय की चोरी को रोकने के लिए व उन्हें प्राप्त करने के लिए युद्ध होते थे, और इन्हीं युद्धों को बेटा गायों की खोज में जो युद्ध लड़े जाते थे उन्हें बोलते थे बेटा गविष्टि। अर्थात 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। याद रखना उस समय गाय मुख्य ट्रेड का भी माध्यम थी, साथ ही साथ गाय को अघन्या माना जाता था, गाय की अधिक पूजा होती थी। ऑप्शंस नंबर हमारा यहाँ गाय की खोज के लिए गाविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए गायों के लिए युद्ध होता था, दो परिवार आपस में लड़ जाते थे, इसलिए कि मेरी गाय है और हमें रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए हुआ है? विच मेटर वाज रिफॉर्म टू एज श्याम अयस इन द लेटर वैदिक पीरियड? सोने के लिए, तांबे के लिए, लोहे के लिए, चांदी के लिए, या इनमें से कोई नहीं। श्याम मतलब काला, अयस्क मतलब धातु, तो श्याम अयस्क या कहीं कहीं इसे बेटा कृष्ण अयस्क के नाम से भी जाना जाएगा। श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क ये दोनों नाम बेटा लोहे के लिए प्रयोग किए गए। 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन है? सभा, समिति, वित्त, गण, या इनमें से कोई नहीं। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम सब संस्था कौन सी थी? तो सबसे प्राचीनतम संस्था विद्य थी, और इसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। कौन कौन भाग लेते? स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे, इसलिए इसको सबसे प्राचीन संस्था इसलिए नहीं माना जाता, जबकि सबसे प्राचीन संस्था थी और ये इतनी उन्नत थी कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का समान अधिकार था। 34 का ऑप्शन नंबर सी। अभी की तरह नहीं कि हमारे पार्लियामेंट में भी समान अधिकार नहीं है, किसी को कम है किसी को ज्यादा, मतलब पद बराबर आ सकते हैं लेकिन उसमें भी आरक्षण देना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी? न्याय फिलोसफी बेटा महर्षि कापिल ने दी, महर्षि गौतम ने दी, महर्षि कर्णाद ने, महर्षि जैमिनी का, या इनमें से किसी ने नहीं। तो बेटा ध्यान रखो, जब कभी हम लोग प्रवर्तक की चर्चा करेंगे और इसमें न्याय दर्शन आ जाए तो हमेशा आपको पॉइंट रखना न्याय दर्शन गौतम जी द्वारा दी गई। किसके द्वारा? महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन का सिद्धांत दिया, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं, अर्थात 35 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही रहा। कहीं कहीं यहाँ का नाम बेटा महर्षि गौतम की जगह अक्षपाद गौतम लिखा होगा, तो ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। मैंने इस बार गलती की थी जो आप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? पुरुष सूक्त का सर्वप्रथम उल्लेख बेटा प्रथम मंडल में मिलता, 5वें मंडल में, 9वें मंडल में, 10वें मंडल में, या इनमें से किसी में नहीं। जल्दी से बताता हूँ, वर्ण व्यवस्था का वर्णन सबसे पहले कहाँ? तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन हमें 10वें मंडल में मिलता है, और ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाएगा ऋग मंडल के पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन है, ये पॉइंट्स याद रखना। इसलिए ऐसा लगता है ऋग्वेद में किसी ने छेड़छाड़ करके वर्ण व्यवस्था को इंसर्ट किया। पहले वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में नहीं होगी, लेकिन पहले और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया, जिसमें 10वें मंडल में 4 वर्णों के बारे में बताया गया। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आएगा, प्राचीन नदी अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है? अस्किनी का आधुनिक नाम झेलम है, चिनाव है, व्यास है, सतलज है, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ एनिसेंट रिवर अस्किनी? अस्किनी रिवर का वर्तमान नाम चिनाव नदी है, अर्थात 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। जबकि झेलम किसका नाम है? झेलम बेटा वितस्ता का नाम है, और व्यास नदी का नाम बेटा विपासा था। ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखने वा योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख और शक्तिशाली देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली देवता अग्नि है, वरुण है, इंद्र है, मित्र है, या इनमें से कोई नहीं। सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली की चर्चा करेंगे तो जिसके लिए सबसे ज्यादा सूक्त होंगे तो 250 सूक्त जो हैं वो भगवान इंद्र के लिए हैं। इस वजह से इंद्र को प्रमुख एवं सबसे शक्तिशाली देवता पे माना गया है। 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। इंद्र को ही बेटा पुरंदर नाम से भी जाना जाता है। पुरंदर अर्थात दुर्गों या किलों को तोड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था?
जब राजा का राज्याभिषेक होता था उस समय अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, वाजपेयी यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था, अरिष्टनेमी यज्ञ होता था, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ, राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था? तो राजसूय यज्ञ जो है ये किसी भी राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। राज्याभिषेक के अवसर पे राजा की दिव्य शक्ति हेतु वृद्धि हेतु राजसूय यज्ञ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद मुख्य रूप से किस विषय पे आधारित थे? उपनिषद धर्म पे आधारित थे, कानून पे आधारित थे, दर्शन पे आधारित थे, योग पे आधारित थे, या इनमें से किसी पे नहीं? जो बेटा उपनिषद थे, उपनिषद का मतलब होता है किसी के समीप जाके ज्ञान लेना। और उपनिषद बेटा, उपनिषद को वेदांग भी कहा जाता था, और ये भारतीय दर्शन पे आधारित होते थे, इंडियन फिलॉसफी पे आधारित क्या होते थे? उपनिषद। 40 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? नवा मंडल इंद्र और उनके हाथी को समर्पित है, उर्वशी और पुरवरा को समर्पित है, सोम और इस पेय नामक एक पेय पदार्थ को समर्पित है, अग्नि को, या इनमें से किसी को नहीं? जल्दी से बेटा बताओ, टू होम इज द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा इंटायरली डेडिकेटेड? जो नवा मंडल है ये बेटा सोम को है, वही बेटा जिसको आप सोमरस नाम से भी जानते हैं, लेकिन एक पेय पदार्थ होता था, इसको बेटा समर्पित है। ऋग्वेद का नवा मंडल वनस्पति या पेय पदार्थों को समर्पित है। 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद बेटा 12 हैं, 108 हैं, 18 हैं, 4 हैं, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना बेटा, कुल बेटा 108 उपनिषद हैं, इनमें से 12-13 मुख्य माने जाते हैं। अगर आपसे प्रमुख उपनिषदों की संख्या पूछ ले और ऑप्शन ऐसा लिखो 12 से 13 मुख्य या प्रमाणिक माने जाते हैं तो टिक लगा देना। मुख्य या प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 12 से 13 है और कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, अर्थात 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में व्यापार करने के लिए निष्णात वर्ग को क्या कहा जाता था? निष्णात वर्ग को बेटा व्रत कहा जाता था, पाणी कहा जाता था, निष्ठ कहा जाता, कुलिप कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ, निष्णात वर्ग को क्या कहा जाता था? तो निष्णात वर्ग बेटा पाणी कहलाता था। 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। व्यापार करने वाले तथा पशुओं की चोरी हेतु कुख्यात व्यापारियों का समूह था जिसे पाणी कहते थे। ये व्यापार तो करते थे, व्यापार के साथ ये पशुओं की चोरी भी करते थे। ये लिए बेटा पॉइंट याद रखना, ये बेटा कुख्यात था, मतलब व्याख्या थी लेकिन गलत कामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भाव एवं जल के देवता ऋग्वेद में किसे माना जाता है? धृत के संरक्षक थे। सद्भाव, देखो बेटा कुल क्वेश्चन लेता है, हु वाज द गार्डियन ऑफ कॉस्मिक मोरल ऑर्डर ऋता इन ऋग्वेद? ऋता के जो ऋग्वेद के संरक्षक थे वो बेटा कौन थे? अग्नि, वरुण, इंद्र, सूर्य, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ, सद्भाव और जल के देवता के संरक्षक कौन थे? ये बेटा वरुण जी थे, अर्थात 44 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। वरुण, वरुण किसके देवता थे बेटा? जल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग की कुल संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, कितनी है? वेदांश की संख्या बेटा कितनी है? जब बेटा वेदांश की संख्या की चर्चा करें तो याद रखो, वेदों को भली बात समझने हेतु 6 अंगों की आवश्यकता होती थी। यही 6 अंग बेटा वेदांग कहलाते हैं, जिनकी मदद से आप वेद को समझ सकते हैं। और ये हैं कौन कौन से? 6 के नाम भी याद रखना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त के साथ छंद और ज्योतिष, छंद ज्योतिष। अगर इन 6 का ज्ञान है तो आप वेदों को अच्छे से समझ सकते हैं। अर्थात इनकी संख्या कितनी हुई? इनकी संख्या बेटा 6 हुई। 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख किस उपनिषद में देखने को मिलता है? आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हम लोगों को किस कब बेटा देखने को मिलता है? तो बेटा ध्यान रखना, आश्रम व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये जवाबलोक उपनिषद में देखने को मिलता है, या बेटा हम लोगों को ये छंदोपनिषद में देखने को मिलता है, कठोपनिषद में दिखता है, मुंडकोपनिषद में, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा जो आश्रम व्यवस्था है इसका सबसे पहला उल्लेख
हम लोगों को जबालो उपनिषद में देखने को मिलता है। 46 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जबालो उपनिषद में 4 आश्रम के बारे में बताया गया है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में निष्क मूल्यतः क्या था जो बाद में सिक्के का रूप हो गया? निष्क बेटा स्वर्ण आभूषण होते थे, गले का हार, चांदी का सिक्का होता था, कृषि पे लगने वाला टैक्स होता था, एग्रीकल्चर टैक्स, वेपन था, या इनमें से कोई नहीं। तो निष्क शब्द का प्रयोग होता था, ये होता था नेकलेस के लिए, गोल्डन का ऑर्नामेंट आभूषण था जो गले में पहना जाता था। 47 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम और नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? यम और नचिकेता का जो प्रसिद्ध संवाद है ये छंदोपनिषद से है, कंठोपनिषद से है, केनोपनिषद से है, प्रश्नोपनिषद से है, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, यम और नचिकेता का संवाद है ये कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के मध्य आत्मा और ज्ञान के मध्य का है। किसका बेटा? आत्मा और ज्ञान का ये संवाद है, यमराज और नचिकेता के मध्य होता है। वर्णन कठोपनिषद में देखने को मिला, या इसको कंठोपनिषद करके भी याद रख सकते हैं। 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? परिवार के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था, कुलप या गृहपति कहा जाता था, विषपति या राजन कहा जाता था, क्या कहा जाता? जल्दी से बताता हूँ कि ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को, देखो परिवार यहाँ पे पितृसत्तात्मक था, कुल का नेता जो था उसे कुलप या गृहपति कहते थे, अर्थात 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद का संबंध मुख्य रूप से किस विषय से है? अथर्ववेद का संबंध देवताओं की स्तुति से है, कर्मकांड से, औषधि तंत्र मंत्र वशीकरण से, संगीतमय गायन से, या इनमें से किसी से नहीं। तो बेटा अथर्ववेद का जो संबंध है वो जादू टोनों से है। किससे बेटा? जादू टोना हो गया, किसी को वश में करना हुआ वशीकरण हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, रोगों का निवारण हो गया, इनसे संबंधित है। अर्थात 50 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ सेशन एंड होने के बाद 7 दिन के चैलेंज की वीडियो आपको देखनी है। ये 16 डेज अगले किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। दिन बेटा सोमवार से ये प्रारंभ होगा, पर अभी आपको समझना है कि कैसे करेंगे, क्योंकि बेटा सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर पेट में अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छे मतलब ये 99 परसेंटाइल में आ गए, तब तो भले ही 30 वैकेंसी आएगी, आपको मेंस देने को मिलेगा। अगर मार्क्स नहीं आए तो कितना भी बेटा पढ़ लो, मेंस का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर आप 2027 की तैयारी करोगे, फिर 2028 की, तो एक बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन को देखते हैं, और उसके साथ बेटा 2 बैचेस हैं, ये बेटा फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए हैं, ये बेटा क्रैश कोर्स जो वो रिपीटर्स के लिए। पर देखना तब पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद बैच लेना, ऐसे मत लेना। क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण बेटा ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, इनमें से किसी से नहीं। शतपथ ब्राह्मण की बेटा जब कभी प्रश्न पूछ ले तो आपको ध्यान देखना है, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है किसका बेटा? यजुर्वेद का है। यजुर्वेद में भी किसका आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा? शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का है, ये भी पॉइंट्स याद रखना। 51 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रमुख देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के सर्वप्रमुख देवता इंद्र हैं, प्रजापति हैं, वरुण हैं, अग्नि हैं, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति बेटा सबसे प्रमुख देवता थे, अर्थात ऑप्शन नंबर 11 52 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक देवता इंद्र के स्थान पे प्रजापति सर्व प्रमुख रहे। प्रजापति को बेटा सृष्टि के निर्माता या सृष्टि के सृजनकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में हम ब्रह्मा जिनको नाम मान रहे होते हैं, यही सर्वोच्च देवता के रूप में स्थापित हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां ऋग्वेद में कहा गया, सामवेद में कहा गया, यजुर्वेद में कहा गया, अथर्ववेद में कहा गया, या इनमें से किसी में नहीं। तो बेटा ध्यान रखना, सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियों की संज्ञा, 2 डॉटर्स की संज्ञा बेटा ये दी गई थी अथर्ववेद में, अर्थात 53 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में आएगा, ध्यान से देखना, प्राचीन नदी विपाशा का
वर्तमान नाम क्या है? What is the modern name of an ancient river? विपाशा, झेलम, रावी, व्यास, सतलज या इनमें से कोई नहीं? जो बेटा विपाशा का वर्तमान नाम है ये तो आप सभी को पता ही होगा, व्यास नदी। विपाशा नाम नदी का वैदिक नाम था, जबकि सतलज का क्या नाम था बेटा? शत्रुदी। सतलज का। वितास्ता किसका था? झेलम का। रावी का बेटा आप लोग बताएंगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं एग्जाम्स के लिए। सांख्य दर्शन की स्थापना किसने की? हु वाज द फाउंडर ऑफ सांख्य फिलॉसफी? महर्षि कपिल, पतंजलि, जैमिनी, बदायरन या इनमें से कोई नहीं? जो बड़ा सांख्य दर्शन की स्थापना की चर्चा करें तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा स्थापित की गई। 55 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं जो है गार्गी और याज्ञवल्क्य का प्रसिद्ध वाद विवाद किस उपनिषद में मिलता है? गार्गी और याज्ञवल्क्य का वाद विवाद छंदोग्य में देखने को मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है, कंठ में देखने को मिलता है, मुंडक में देखने को मिलता है या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, गार्गी और याज्ञवल्क्य का प्रसिद्ध वाद विवाद जो है ये हम लोगों को बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। अच्छा, ये गार्गी है कि विदेह के राजा जनक की सभा में ये होता है, विदेह के राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और विदुषी गार्गी का शास्त्रार्थ का वर्णन है। 56 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करें। चलो, क्वेश्चन पे स्विच करने से पहले आप लोग ये बताओ, क्या आप लोगों ने सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर किया था? अपने लोग कमेंट्स इतने कम क्यों करते? देख ज्यादा लोग रहे कमेंट्स कम। पहले सभी लोग बेटा कमेंट्स करो। क्वेश्चन देखो, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? गद्य और पद्य में रचित वेद कौन सा है? यज्ञवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं? तो जो यजुर्वेद है इसके दो पार्ट्स हैं, एक बेटा कृष्ण पार्ट है, एक शुक्ल पार्ट है। क्या बेटा? एक कृष्ण एक शुक्ल। जो कृष्ण पक्ष है ये बेटा पद्य श्रेणी में है, जो शुक्ल पक्ष है ये बेटा गद्य श्रेणी में है। अर्थात गद्य और पद्य दोनों में कौन सा? यजुर्वेद। 57 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन बड़ा अच्छे से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करो और जल्दी से जवाब भी देना है आप लोगों को। कॉस्मिक वाटर शब्द का संबंध किस काल से है? द टर्म ऋता बिलोंग्स टू विच पीरियड? सिंधु घाटी से, ऋग्वैदिक से, मौर्य काल से, गुप्त काल से या इनमें से किसी से नहीं? तो बेटा ध्यान रखो, जो ऋग है ये ऋग्वेद काल से संबंधित है, अर्थात 58 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। ऋग्वैदिक काल की नैतिक व प्राकृतिक व्यवस्थाओं की अवधारणा थी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वाजपेयी यज्ञ किस लिए किया जाता था? वाजपेयी यज्ञ की बेटा किस लिए किया जाता था? फॉर व्हाट पर्पज वाज वाजपेयी यज्ञ परफॉर्म्ड इन द लेटर वैदिक एरिया? साम्राज्य विस्तार के लिए, राजा के मनोरंजन व शक्ति प्रदर्शन हेतु रथ दौड़ थी, रेन के लिए थी, डिस्ट्रॉयड ऑफ एनिमीज के लिए थी या इनमें से किसी के लिए नहीं? जल्दी से बेटा बताओ। ऋग जो वाजपेयी यज्ञ था ये किस लिए किया जाता था? वाजपेयी यज्ञ राजा के रथ दौड़ में प्रथम आना सुनिश्चित किया जाता था, जिससे उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती थी। ये राजा के मनोरंजन व उसके शक्ति प्रदर्शन हेतु रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, जिसे वाजपेयी यज्ञ कहते थे। 59 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थी, वैदिक साहित्य में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? अघन्या शब्द का प्रयोग घोड़े के लिए होता था, गाय के लिए होता था, हाथी के लिए, बकरी के लिए या इनमें से किसी के लिए नहीं? जो अघन्या शब्द है वेदों में दो, सबसे पहले अघन्या का मतलब समझो। अघन्या का वध मतलब होता था जिसका वध ना किया जा सके। और वेदों की जब चर्चा करते हैं तो वेदों में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो गाय है। गाय को वध करने योग्य नहीं माना जाता था, अर्थात यह शब्द भी गाय काऊ के लिए प्रयोग होता था। 60 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोंगजोई अभिलेख में किन 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? वोंगजोई के बेटा अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र या नासत, अश्वनी का उल्लेख देखने को मिलता है। अग्नि, इंद्र, सूर्य, सोम का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र का देखने को मिलता है। वरुण, अग्नि, यम, पूषण का या इनमें से कोई थोड़ा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये बेटा हम लोग आधुनिक काल में देख रहे हैं। उस समय केवल इंद्र भगवान को देखते हैं, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके नाम ये नहीं थे।
कार्य सेम थे पर नाम अलग अलग थे। ऐसे बेटा सोम का वर्णन नहीं मिलता है, मिलता है किसका? इंद्र, वरुण, मित्र और नशत। नशत अश्विनी देवता जिनको चिकित्सा का देवता मानते हैं, अर्थात 61 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल फैमिली बुक कहा जाता है? विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा आर कॉल्ड वंश मंडल? 1 से लेकर 4 तक के मंडल को वंश मंडल कहते हैं, 2 से लेकर 7 तक को वंश मंडल कहते हैं, 8 से लेकर 10 को, केवल 10वें को, या इनमें से किसी को नहीं। तो बड़ा दूसरे से लेकर 7वें मंडल सबसे प्राचीन है, जिसे विशिष्ट ऋषियों द्वारा लिखा गया, जिस कारण दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल को हम लोग वंश मंडल कहते हैं, अर्थात 62 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सघोवाग और ब्रह्मवादिनी का संबंध किससे है? सघोवाग और ब्रह्मवादिनी का संबंध यज्ञों के प्रकार से है, विदेशी स्त्रियों की श्रेणियों से है, भूमि के प्रकार से है, करों के प्रकार से है, या इनमें से किसी के नहीं। जल्दी से बेटा बताओ, जो सधोवाग व ब्रह्मवादिनी है इनका संबंध किससे है? ये बेटा विदेशी स्त्रियों की श्रेणियां हैं। जो बेटा विवाह तक अध्ययन करने वाली स्त्रियों को सधोवाग कहा जाता था, जो बेटा विवाह तक अध्ययन करती थी, और जो विवाह के बाद भी अध्ययन करती थी, जीवन भर अध्ययन करती थी, उन्हें बोलते थे बेटा ब्रह्मवादिनी। मतलब कुछ ऐसी महिलाएं थी जो विवाह के बाद अध्ययन नहीं करती थी, उनको क्या बोलते थे? सधोवा। और जो विवाह के बाद हमेशा अध्ययन करती रहती उन्हें बोलते थे ब्रह्मवादिनी, अर्थात 63 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन के रूप में किसे जाना जाता है और इसके मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की? ब्रह्मसूत्र की रचना जैमिनी ने की, वादरायण ने की, शंकराचार्य ने की, रामानुजन ने की, या इनमें से किसी ने नहीं। जल्दी से बताओ, वेदांत दर्शन के रूप में किसे जाना जाता? तो वेदांत दर्शन के रूप में वादरायण को जाना जाता है, अर्थात 64 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में शूत, ग्रामीण, भागदूत, अक्षवाप जैसे अधिकारियों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? शूत, ग्रामणी, भागदूत, अक्षवाप जैसे अधिकारियों को विष्पति कहा जाता था, रत्नीन कहा जाता था, समाहर्ता कहा जाता था, आत्मत्य कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ। तो बेटा ध्यान रखो, ओ विष्पति, रत्नी, समाहर्ता, आमत्य, ये सभी नाम बेटा 12 रत्नियों को कहा जाता था, अर्थात 65 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा, 12 रत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्क सूत्र का संबंध वैदिक साहित्य के किस क्षेत्र से है? शुल्क सूत्र का संबंध, शुल्क सूत्र आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच ब्रांच ऑफ स्टडी? शुल्क सूत्र बेटा चिकित्सा से संबंधित हैं, ज्यामिति या गणित से संबंधित हैं, खगोल विज्ञान से हैं, व्याकरण से हैं, या इनमें से किसी से नहीं। जो बेटा शुल्क सूत्र है इसका संबंध बेटा नाप एवं ज्यामिति से है, ज्यामिति या गणित से है, अर्थात 66 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, ज्यामिति व गणित से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का अक्षसूत्र किस विषय से संबंधित है? What is the central theme of अक्षसूत्र इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में जो अक्षसूत्र है ये मृत्यु का दर्शन है, जुआरी की व्यथा है, पाशा खेल है, कृषि की प्रशंसा है, युद्ध नीति है, या इनमें से कोई नहीं। जो बेटा यक्ष सूत्र है इसका संबंध बेटा जुआरी की व्यथा या पाशा खेल से संबंधित है, अर्थात 67 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? टैक्स कलेक्टर को बेटा अक्षवाप कहा जाता था, भागदूत कहा जाता था, संग्रहित कहा जाता था, शुद्ध कहा जाता था, इनमें से कोई नहीं। अच्छा ये एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ये जो टॉपिक वाइज सेशन चल रहे हैं ये पसंद आ रहा है या नहीं? जो लोग बेटा सेशन को अभी देख रहे हो कम से कम 5 लोग तो यार कमेंट करो ही करो कि ये सेशन जो इस तरह से करा रहे हैं हम लोग टॉपिक वाइज, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ये कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं? अगर कहोगे तो करेंगे, आप लोगों को नहीं पसंद आएंगे तो भाई क्यों करें, ये किसके लिए करें? याद रखो बेटा, कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? 68 का बड़ा ऑप्शन तो कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को भागदूत कहा जाता था, अर्थात 68 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही रहा, भागदूत। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, वैदिक काल में गोपथ ब्राह्मण किस वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपथ ब्राह्मण ऋग्वेद का है, सामवेद का है, यजुर्वेद का है, अथर्ववेद का है, या इनमें से किसी का नहीं। गोपथ ब्राह्मण किस वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है? तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ बनता, 69 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस देवता को अतिथि
तथा देवताओं और मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ कहा जाता था। देखो बेटा, देवता अंतरिक्ष में है, मनुष्य धरती पे हैं, दोनों के बीच की कड़ी क्या है? अश्वनी, अग्नि, मित्र, सोम या इनमें से कोई नहीं। तो अग्नि देव को यज्ञ की आहुतियां देके देवताओं तक पहुंचाया जाता था। इसी वजह से अग्नि को देवता और अतिथियों देवताओं और अतिथियों तथा मनुष्यों के बीच का कड़ी कहा जाता, मध्यस्थता कहा जाता। 70 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निस्टोम यज्ञ कितने दिनों तक चलने वाला सोम यज्ञ था? अग्निस्टोम 1 दिन का था, 5 दिन, 12 दिन, 1 साल या इनमें से कोई नहीं। अग्निहोस्टोम 1 दिवसीय सोम यज्ञ था जिसमें प्रातः, मध्यान्ह और शाम को सोम रस की आहुति दी जाती थी। अतः 71 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। इसमें प्रातः और सायंकाल में सोम रस की बेटा आहुति दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखो, ऋग्वेद समाज में अमाजु किसे कहा जाता था? अमाजु शब्द जीवन भर विवाह अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को कहा जाता था, महिला पुजारी को कहा जाता था, स्लेव गर्ल्स को कहा जाता था, महिला शासक को कहा जाता था, या इनमें से किसी को नहीं? जल्दी से बेटा बताओ। अगस्त्योम यज्ञ जो बेटा ये अमाजु था, अमाजु किसे कहा जाता था? वे स्त्रियां जो जीवन भर अविवाहित रह के पिता के घर पर ही शिक्षा ग्रहण करती थी, उन्हें बोलते थे। अर्थात क्या, जीवन भर अविवाहित रहने वाली बालिकाओं को क्या कहा जाता था बेटा? अमाजु। ऑप्शन क्या रहा? 72 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशिष्ट दर्शन और परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैशिष्टि दर्शन और परमाणुवाद का सिद्धांत बेटा कपिल ने दिया, कर्णाद ने दिया, गौतम ने दिया, पतंजलि ने दिया, या इनमें से किसी ने नहीं? जल्दी से बेटा बताओ, वैशेषणी दर्शन और परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत बेटा कर्णाद, उल्लूक ने दिया। अर्थात 73 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, कर्णाद या उल्लूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में विराट उपाधि किस दिशा के राजा धारण करते थे? विराट उपाधि पूर्व के राजा, पश्चिम के राजा, उत्तर के राजा, दक्षिण के राजा, या इनमें से कोई नहीं? जो बेटा विराट उपाधि है ये उत्तर के राजा धारण करते थे। अर्थात 74 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदानीरा नदी की पहचान आधुनिक काल के किस नदी से की जाती है? सदानीरा, जहाँ सदा नीर जल बहता रहता हो, ये बेटा वर्तमान समय में गंडक नदी से की जाती है, घाघरा नदी से, सोन नदी से, कोसी से, या इनमें से किसी के नहीं? तो बेटा गंडक नदी जो है सतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेही माधव की कथा में सदानीरा नदी की पहचान आधुनिक गंडक नदी से हो रही है। अर्थात 75 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले बता दें, अभी बेटा जैसे ही सेशन ओवर होता है आप लोग जाके 60 दिन का चैलेंज देखेंगे। अभी मैं इस सेशन को, अभी और क्वेश्चंस बचे हुए, सारे क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद जाना। यहाँ पे बेटा हम लोगों ने जो चर्चा की है वो बेटा हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आप आगामी एग्जाम में 99 प्लस मार्क्स ला सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। 99 प्लस परसेंटाइल की बेटा चर्चा कर रहे हैं, और अगर आप इसको सही से फॉलो करेंगे तो 99 नहीं 99.99 परसेंटाइल तक आ जाएंगे। यहाँ पे बेटा डेली टारगेट्स होंगे, डेली चीजें होंगी जिनको आपको फॉलो अप करना होगा। फॉलो अप करना इसलिए जरूरी है कि बेटा सिलेक्शन यहीं से होगा। सिलेक्शन वाली चीजें कैसे दूर करोगे? यहाँ बेटा डे 1 का टारगेट होगा, डे 1 के टारगेट में क्या क्या करोगे, डे 2 का टारगेट होगा, डे 2 के टारगेट में क्या करोगे, डे 3 का टारगेट होगा, डे 3 के टारगेट में क्या करोगे, डेली वाइज टारगेट होंगे। और ये 60 दिनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक बेटा 45 और 15 डेज, स्टार्टिंग के 45 दिन, फिर बेटा 15 दिन। नेक्स्ट, और इसी के बाद ही बेटा अगर बैच लेने की इच्छा हो तो उसके बाद लेना, वरना मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, प्राचीनतम धर्मशास्त्र ग्रंथ मनुस्मृति का संबंध किस काल में मुख्यतः माना जाता है? मनुस्मृति का संबंध बेटा मुख्य तौर पे ऋग्वैदिक काल से माना जाता है, शुंग या मौर्योत्तर काल से माना जाता है, सिंधु काल से माना जाता है, वर्धन काल से माना जाता है, या इनमें से किसी से नहीं? बेटा मनुस्मृति का संबंध है यह मुख्य रूप से शुंग या मौर्योत्तर काल से माना जाता है। अर्थात 76 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। यद्यपि मनु की परंपरा प्राचीन है, फिर भी वर्तमान समय की मनुस्मृति की रचना शुंग या मौर्योत्तर काल, जो 2nd शताब्दी है, उस 2nd BC है, उससे बेटा माना जाता है, 2nd BCE से। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, ताड़ महाब्राह्मण या पंचविषा ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तांड्य महाब्राह्मण बिलोंग्स विच द वेदास? तांड्य महाब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है, सामवेद से है, यजुर्वेद से है, अथर्ववेद से है, या इनमें से किसी से नहीं? तो बेटा ये ध्यान रखना बेटा, पंचविश या तांड्य ब्राह्मण जो है इसका संबंध
सामवेद से है, अर्थात 77 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बार पूछा गया, तमसोमा ज्योतिर्गमयम का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में है? वेयर डज द फ्रेज तमसोमा ज्योतिर्गम फर्स्ट अपीयर्स? ये बेटा सबसे पहले बृहदारण्य उपनिषद में देखने को मिला, मुंडको उपनिषद में देखने को मिलता है, छंदो उपनिषद में देखने को मिलता है, तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलता है, या इनमें से किसी में नहीं। बेटा तमसोमा ज्योतिर्गम में है, इसका अर्थ होता है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और इसका सबसे पहला वर्णन बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है, अर्थात 78 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में पशुओं की समृद्धि और पशुपालकों के पूज्य देवता कौन थे जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए? ये बेटा रुद्र थे, पूषण थे, स्मृति थे, विष्णु थे, या इनमें से कोई नहीं? विच गॉड ऑफ कैटल बिकेम द दलित ऑफ शूद्रास इन लेटर वैदिक टाइम्स? अब बड़ा याद रखो, ये पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के संरक्षक और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के मुख्य देवता पूषण थे, अर्थात 79 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आर शब्द का शाब्दिक और शास्त्रीय अर्थ क्या है? आर घुमंतु योद्धा हैं, श्रेष्ठ या कुलीन हैं, कृषक हैं, धार्मिक पुरोहित हैं, या इनमें से कोई नहीं? आर शब्द बेटा कौन है? जो आर है ये बेटा श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग से माना जाता है, अर्थात 80 का ऑप्शन नंबर 11 बी बिल्कुल सही रहा, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदित किस वेद के मंत्रों का सस्वर गायन करने वाले पुरोहितों को कहा जाता था? उदित बेटा ऋग्वेद के गायन करने वालों को कहा जाता, सामवेद के गायन करने वालों को कहा जाता, यजुर्वेद के गायन करने वालों को, अथर्ववेद के गायन करने वालों को, या इनमें से किसी को नहीं? जल्दी से बेटा बताओ। जो उदिक है यह शब्द बेटा सामवेद का गायन करने वाले पुरोहितों को कहा जाता था, अर्थात 81 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। ऋग्वेद के होता, सामवेद के उदंत, ऋग्वेद वालों जो बेटा ऋग्वेद का गान करते उन्हें वेद कहा जाता था, सामवेद को बेटा उदित कहा जाता था, यजुर्वेद की चर्चा करें यजुर्वेद में अधर्यु कहा जाता था, और अथर्ववेद के जो ब्रह्मा जो इसका स्वर वाचन करते थे उन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बताना, वैदिक काल में क्षेत्रपति किसे कहा जाता था? क्षेत्रपति हु वाज कॉल्ड क्षेत्रपति इन वैदिक पीरियड? वैदिक काल में क्षेत्रपति राजा को कहा जाता था, कृषि के संरक्षक देवता कहा जाता था, कर संग्राहक को कहा जाता था, भूस्वामी को कहा जाता था, या इनमें से किसी को नहीं? जो बेटा क्षेत्रपति शब्द था ये किसके लिए वैदिक काल में प्रयोग होता था? तो वैदिक काल में कृषि भूमि एवं जुताई के जो देवता थे उन्हें बेटा क्षेत्रपति कहा जाता था, कृषि के संरक्षक देवता, अर्थात 82 का ऑप्शन नंबर 11 बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऋग्वेद में किस नदी को नदित्मा या देवित्मा या महेत्मा कहा जाता था? नदित्मा, देवित्मा या महेत्मा शब्द जो है सिंधु नदी के लिए प्रयोग हुआ, सरस्वती के लिए, गंगा के लिए, यमुना के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं? तो बड़ा ध्यान रखो, ऋग्वैदिक काल में नदित्मा, देवित्मा और महोत्मा इन शब्दों का प्रयोग सरस्वती नदी के लिए किया गया। नदियों में श्रेष्ठ नदी 83 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना किस मुख्य आधार पर की? व्हाट वाज द प्राइमरी बेसिस ऑफ ओरिजिन्स ऑफ गोत्रा सिस्टम? गोत्रा सिस्टम एक ही मूल पुरुष की संतान होना, वह स्थान जहां पूरे कबीले की गाय रखी जाती तो उनके लिए प्रयोग होता था, शाही वंश के लिए प्रयोग होता था, व्यापार संघ के लिए प्रयोग होता था, या इनमें से किसी के लिए नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कि किस शब्द के लिए बेटा गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया? जो बेटा गोत्र शब्द का प्रयोग है इसका अर्थ होता था, मूल अर्थ था गोष्ठ से, गोष्ठ अर्थात गौशाला से, जहां संपूर्ण कुल का धन रखा जाता था। और उस समय धन क्या था? गायें रहती थी, तो गायें जहां, वह स्थान जहां पूरे काबिले की गाय रखी जाती तो वहां के लिए गोत्र प्रथा प्रारंभ हुई। 84 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का भाग है जिसमें राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है? ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का पार्ट है, अथर्ववेद का पार्ट है, या इनमें से किसी की नहीं? जल्दी से बेटा बताओ। ऐत्रेय ब्राह्मण, जो बेटा ऐत्रेय ब्राह्मण है ये ऋग्वेद का पार्ट है, अर्थात 85 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निष्क या सतमान या कुषण क्या थे? निष्क, सतनाम, कुषण इन लेटर वैदिक टाइम पीरियड ये कृषि के औजार हैं, नाप तौल एवं मुद्रा की इकाइयां हैं, बलि पशु है, या फसलों के प्रकार, इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखो, निष्क, सतमान और कृषण
नापतोल और मुद्रा की प्रमुख इकाइयां हैं, अर्थात 86 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपोनेटेड पूर्व मीमांसा फिलोसफी? महर्षि जैमिनी, वदरायण, कपिल, गौतमी, इनमें से कोई नहीं। अब जो गूगल की जैमिनी होती है, आज से इसको भी मैं महर्षि जैमिनी ही बुलाऊंगा। है क्या बेटा, ये इन्होंने ही दिया था। पूर्व मीमांसा सिद्धांत महर्षि जैमिनी द्वारा। 87 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। पूर्व मीमांसा कर्मकांड पर आधारित थी, संस्थापक महर्षि जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस सूक्त में विवाह संस्कार और वैवाहिक मंत्रों का उल्लेख है? विवाह संस्कार व वैवाहिक मंत्रों का उल्लेख पुरुष सूक्त में है, सूर्य सूक्त में है, नाशदी सूक्त में है, अच्छ सूक्त में, इनमें से कोई। इसमें समझ में आ गया होगा आपका, सूर्य सूक्त कोई विवाह सूक्त लिखा गया, इस तरह से अगर क्वेश्चन मिल जाए फिर भी आप गलत कर दो तो गलत बात है भाई। 88 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में त्रीणी पाद विक्रचमी, 3 पगों में तीनों लोगों को नापने वाले कौन से देवता हैं? एक ऐसे भी देवता हैं जिन्होंने 3 पद में पूरा का पूरा लोक नाप लिया। विष्णु, इंद्र, वरुण, रुद्र, या इनमें से कहीं नहीं। तो याद को ऋग्वेद में विष्णु को उरुक्रम कहा गया, विष्णु को क्या बेटा उरुक्रम भी कहा गया, और इन्होंने 3 पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को ही नाप दिया। 89 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता, भगवान विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वमेघ यज्ञ कितने दिनों तक चलता था? सर्वमेघ यज्ञ 10 दिनों तक चलता था, 40 दिनों तक चलता था, 100 दिनों तक चलता था, 12 दिनों तक, या इनमें से कोई नहीं। जो बेटा सर्वमेघ यज्ञ है यह बेटा कुल 40 दिनों तक चलता था। कम से कम सर्वमेघ यज्ञ राजा अपनी संपत्ति दान करने के लिए करता था, और यह 40 दिनों तक चलता था, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 90 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। और इसके दौरान राजा अपनी सभी संपत्तियों को दान कर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में स्पशा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? स्पशा शब्द का प्रयोग टैक्स कलेक्टर के लिए किया जाता था, गुप्तचर के लिए किया जाता था, दूत के लिए किया जाता था, न्यायाधीश के लिए किया जाता था, या इनमें से किसी के लिए नहीं? जल्दी से बेटा बताओ, स्पशा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जो गुप्तचर होते थे इनके लिए प्रयोग बेटा स्पष्ट शब्द का होता था। राजा द्वारा जनता की गतिविधियों और अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए, नजर रखने के लिए गुप्तचर सैनिकों को नियुक्त किया जाता जिन्हें स्पष्ट कहा जाता था। 91 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासदी सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति का चिंतन है? नासदी मंडल बेटा प्रथम मंडल में है, तृतीय मंडल में है, 9वें मंडल में, 10वें मंडल में, या इनमें से किसी नहीं? तो बेटा याद रखो 10वें मंडल में नासदी सूत्र में ब्रह्मांड और सृष्टि के रचनाओं के रहस्यों को चिंतन किया गया, अर्थात 92 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में बृहस्पति को किसका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति मनुष्यों के पुरोहित माने जाते थे, देवताओं के, असुरों के, राजाओं के, या इनमें से किसी के नहीं? तो बेटा भगवान बृहस्पति देव ये देवताओं के पुरोहित थे, देवताओं के गुरु थे। 93 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यकाम जवाला की कथा जो अनब्याही माँ के लांछनों को चुनौती देती है किस उपनिषद में मिलता? इन विच उपनिषद इज द स्टोरी ऑफ सत्यकामा जवाला नरेटेड? इनका उल्लेख बेटा छंदोग्योपनिषद में है, जवालोपनिषद में, कंठोपनिषद में मिल सकता है, केनयोपनिषद में मिलता है, या इनमें से किसी की नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करो सत्यकाम जवाला की। एक चीज बेटा ध्यान रखना कि आप सेशन को देख रहे हो तो देखते समय नोट करते चलना, भले ही पेन को रफ में ऐसे ऐसे हिलाते रहो। जहां पे बेटा सत्यकाम लिखा है तो ऐसे लिख दो सत्यकामा, तो इससे ये रहता है कि हमारी मसल मेमोरी में ये सूचना पहुंच जाती है। प्रश्न पूछ रहा है सत्यकामों की जो कथा है, अब बेटा ये सत्यकाम जबाला और उनकी माता जबाला के सत्यवादी कथा वर्णित है, और इसका वर्णन बेटा छंदोग्योपनिषद में मिलता है, अर्थात 94 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में सीरा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? सीरा शब्द का प्रयोग नहर के लिए किया जाता था, हल के लिए, खाद के लिए, फल के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं? प्रश्न बेटा इतना प्रश्न प्यारा सा है कि व्हाट डिड द वर्ड सीरा डोनेट इन लेटर वैदिक एग्रीकल्चर? लेटर वैदिक काल में बेटा इसका प्रयोग हल के लिए किया जाता था, सीरा शब्द का प्रयोग हल के लिए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है,
वेदांग में से निरुक्त का क्या अर्थ है और क्या कार्य है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन ऑफ निरुक्त एमंग वेदस? निरुक्त शब्द का प्रयोग बेटा वेदांग में छंद के लिए, शब्दों की व्यवस्था, व्युत्पत्ति एवं अर्थशास्त्र के लिए, व्याकरण के लिए, ज्योतिष के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। जो बेटा निरुक्त शब्द का प्रयोग होता है ये होता है शब्दों की उत्पत्ति और अर्थशास्त्र के लिए, अर्थात 96 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उषा को किस रूप में पूजा जाता था? उषा भोर या प्रातःकाल की देवी है, रात्रि की देवी है, नदी की देवी है, जंगल की देवी है, या इनमें से कोई नहीं? जो बेटा उषा शब्द है जिसका उनका प्रयोग बेटा भोर या प्रातःकाल की देवी के लिए होता था। 97 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। ये सुंदर देवियों के चित्रित भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में तक्षण किस व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति को कहा जाता था? तक्षण सुनार को बेटा कहा जाता था, बढ़ाई को कहा जाता था, लोहार को, जुलाहा को, या इनमें से कोई किसी को नहीं? जो बेटा तक्षण शब्द है ये प्रयोग होता था बढ़ाई या काश्तकार के लिए, अर्थात 98 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाता। लकड़ी के रथ बनाना, हल बनाना, मकान बनाने में वाले बढ़ाई को वैदिक काल में तक्षण कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौस्तकी ब्राह्मण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौस्तकी ब्राह्मण को सांख्यान ब्राह्मण के नाम से जाना जाता, जैमिनिया ब्राह्मण के नाम से जाना जाता, गोपद ब्राह्मण के नाम से जाना जाता, तैत्रीय ब्राह्मण के नाम से, या इनमें से किसी से नहीं? तो बेटा याद रखो सांख्यान ब्राह्मण को के नाम से जाना जाता था, अर्थात 99 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। बाय व्हाट अदर नेम ऑफ कौस्की ब्राह्मण नोन्स? कौस्की ब्राह्मण नोन बाय द नेम ऑफ सांख्यान ब्राह्मण। 99 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं, दैट्स कम इनटू योर एग्जाम्स। द क्वेश्चन इज, ऋग्वैदिक काल में किस मुख्य कारण से सर्वाधिक युद्ध लड़े गए? What was the primary cause of most conflicted in ऋग्वेदा काल? भूमि के विस्तार के लिए, गायों की रक्षा के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए, धार्मिक मतभेद, या व्यापार में कब्जा? ट्रेड मोनोपोली मनाना चाहते थे, रिलीजियस डिफरेंस था, या कैप्चर्स ऑफ काउस, या लैंड एक्सपेंशन? ध्यान रखो बेटा ऋग्वैदिक काल में गाय को अगन्या माना जाता था और प्रमुख धन गाय ही माना जाता था, इसलिए गायों की रक्षा और उनकी प्राप्ति के लिए कई युद्ध लड़े गए। 100 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट देखो बेटा, अब एक बात समझो, अब जाना और ये 60 डेज चैलेंज लेना। 60 दिन का चैलेंज इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा यहाँ से आप 99 प्लस परसेंटाइल लेके आएंगे। इसके साथ ही साथ एक पॉइंट्स और याद रखना बेटा, ये 60 डेज चैलेंज में हम लोग सोमवार से स्टार्ट करेंगे। डे 1 के टारगेट होंगे, कंप्लीटली फ्री रहेगा, आप टारगेट्स को देख सकते हैं। मन हो तो आप अपने बुक से कवर करिए, या आप हमारे मदद से कवर करना चाहते हैं तो हमने बेटा 2 तरह बैच। अगर बेटा फ्रेश स्टूडेंट्स हो तो 9 द्वार बैच, अगर आप रिपीटर्स स्टूडेंट्स हो तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना। 10 तारीख से ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे, तो मिलते हैं इस बैच में। तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। और बैच लेना कैसे उसको लिए बेटा बता दें, एप्लीकेशंस पे जाना, पेड क्लासेस सेशन पे आना, इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। कोई समस्या आती है तो 9889057003 इस नंबर बेटा कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मुख्य तौर पर बेटा व्हाट्सअप करना, अगर कहीं बिजी भी रहेंगे तो व्हाट्सअप पे हम जरूर जवाब दे देंगे। तब तक लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।